चलो पढ़ेंगे बेटा। एक बार पिगमेंट रिवाइज करो, कल जो पढ़ाया था, आज काफी सारा पढ़ना है। बैठ जाओ सब लोग। हैं? आज एक्स्ट्रा क्लास है, यस। हाँ, थोड़ी देर तक पढ़ेंगे। इसको भी कुछ खिला बेटा, खुद खा रही है अकेले अकेले, तो देखो। चले भाई, कहाँ घूम रहे हैं बाकी? समोसा खाने गया था भाई? है? गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कर लो भाई अब। हैं? कल तुम्हारी भी क्लास हुई थी क्या? ठीक है, आज भी है? सुबह सुबह हुई है, बहुत बढ़िया। बीएन सर आए नहीं आज? एब्सेंट है आज? एक मिनट। अच्छा, बीएन सर आए नहीं आज? अच्छा, दिखे नहीं मुझे। अच्छा, चलो भाई। तो मोटिवेशनल सेशन के बाद आप लोग काफी मोटिवेशन फील कर रहे होंगे। अरे भाई, एक मिनट और। 9 बजे आज बोलो तो मैं मॉर्फो का सेशन रखूं, क्वेश्चन आंसर का, यूट्यूब पे। जिसको सॉल्व करनी हो आ जाना। पढ़ ली मॉर्फो बाकी अभी? है? हाँ। अच्छा, एक चीज और भाई, रिवाइज कहाँ से कर रहे हैं आप लोग? कोई कोई जगह है जहां से रिवाइज कर रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, एक तो नोट्स हो गया। और अगर कभी फास्ट रिवाइज करना हो, अगर लेक्चर का कुछ पार्ट देखना हो, लास्ट ईयर हमने जो वाईटी पर स्मार्ट वन शॉट पढ़ाए थे, वो 1.5-2 घंटे में पूरा पूरा चैप्टर है जो हमने। है? मॉर्फो भी है उसमें, सारे हैं। पर वो उनके लिए नहीं है जिसने पहली बार देखा और उसी से देख लिया। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, उसी में प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां मिल जाएंगे तुम्हें। वो तुम्हारे काम बहुत आएगा। चलो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ध्यान से सारे बच्चे पढ़ेंगे। कृपया करके शांति बनाए रखें। आज तुमने बहुत पढ़ लिया है मोटिवेशन। हाँ, बैठो बेटा सारे। हमने लास्ट क्या पढ़ा था? पिगमेंट्स पढ़ी थी। पिगमेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ पिगमेंट। ठीक है? हमने पिगमेंट के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। ये टेबल बना लेना, मैंने बोला था। अब हम लोग पिगमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है हाउ पिगमेंट फंक्शन। हेडिंग डाल लो सारे। और कोई मुझे हिलता डुलता ना नजर आ जाए इधर घूमता हुआ, नहीं पिट पिटा जाएगा आज कोई एक आध। है ना? हाँ, चलो भाई, बोर्ड पे ध्यान रखें सब लोग। चालू कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। ठीक है? हाँ भाई, पीछे इधर की तरफ ध्यान देंगे। जल्दी बेटा जल्दी। पढ़ाएं, स्टार्ट करें। भाई बैठ जा जल्दी। देखो, सबसे पहले हम लोग टॉपिक को कैसे समझ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि अब हमने क्या क्या पढ़ लिया और हम कैसे मूव कर रहे हैं। हमने ये बोला था भाई, इधर फोकस करो। टॉपिक समझ नहीं आएगा आज का तो पूरा चैप्टर चला गया। और अकेला ऐसा चैप्टर है जो 11th में अच्छे खासे कॉन्सेप्ट रखे हुए बैठा है, एक्सेप्ट 2-3 और हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से सुनो, अच्छा मुश्किल क्वेश्चन बनेगा इसका।
सबसे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया है कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, एक को लाइट रिएक्शन कहते हैं, एक को डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हमने ये जाना कि पिगमेंट क्या होते हैं, उनका क्या केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो हमने ये समझ लिया कि पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो पिगमेंट घुलते हैं उनके हमने नाम पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि पिगमेंट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, मेरी तरफ पूरा फोकस रखना, आपको समझ आएगी बात। पिगमेंट क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है। केमिकल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? पिगमेंट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिस पर जब लाइट एनर्जी पड़ती है, मैं रिपीट करूंगा, पिगमेंट्स आर द केमिकल कंपाउंड जो एब्जॉर्ब करते हैं एक फिक्स वेवलेंथ और अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एक सिंगल सिंगल वेवलेंथ पे अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर ले जाएगा। मतलब हो सकता है 400 नैनोमीटर पे, हो सकता है 450 पे, एक सिंगल वेवलेंथ पर जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है अपना, कहां से? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, उसे हम कहते हैं कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लिया। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब किसी पिगमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो वापसी उसी के पास ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, या वो किसी और के पास भी चला जाता है। पर जाता कहां पर है? हाई एनर्जी से लो की तरफ ही जा रहा है। यदि मैं आपसे कहूं कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापसी आ रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट पर आ रहे हैं, हाई एनर्जी से लो आ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बैठ बेटा, जल्दी बैठ, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम आपको क्या समझा रहे हैं बेटा कि पिगमेंट क्या है हमारे पास। भाई आप लोग लेट ना किया करो क्लास में, बहुत खराब सिचुएशन है। घर से नहीं ला सकते कुछ खाने के लिए? हैं? इडियट। बस भाई, इधर सुने सारे, दोबारा सुनो सब लोग। भाई पिटाई करूंगा तेरे में, इडियट। फोकस कर जो बढ़ा रहा हूं। सुनो सब लोग, पिगमेंट के लिए क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। हमने ये सुनना है कि पिगमेंट हमारे पास, जैसे मैंने ये पिगमेंट बना दिया, ये केमिकल कंपाउंड है। हमने बोला कि इस पर लाइट की एक फिक्स वेवलेंथ आएगी, उसके बाद ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया इसने? एक्साइट कर दिया। अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये वापसी इसी के पास आ सकता है। जब ये वापसी इसके पास आएगा, दूसरा ऑप्शन है कहीं और भी जा सकता है, पर जब वापसी इसके पास आएगा तो मेरे पास क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अब नियम क्या है आपको समझना है, आपको ये समझना है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी यहां आई थी और जो एनर्जी यहां रिलीज हुई, ये E1 है, ये E2 है। ठीक है, मैं ये सब लिखना मैं पसंद नहीं करता क्योंकि इससे फिजिक्स की फील आती है, E1 E2 वगैरह लिख के। ठीक है, सिंपल सी बात समझो, जो एनर्जी और वेवलेंथ ये आई थी और जो ये रिलीज हुई, ये डिक्रीज हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है? मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूं कि मान लो पिगमेंट जो है एक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, उस एनर्जी क्योंकि लाइट से आ रही है तो उसकी एक वेवलेंथ है, उस पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है। जब वो इलेक्ट्रॉन वापसी ग्राउंड स्टेट पर आएगा, वापसी उसके पास आएगा, तो कुछ एनर्जी और रिलीज होगी। ये एनर्जी उस एनर्जी से कम होगी जो उसने क्या किया है? एब्जॉर्ब की। मेरी बात समझ में आई है? वो एनर्जी उस एनर्जी से क्या होगी? कम होगी। ये बात समझ में आ रही है? बेटा नेक्स्ट टाइम से मैं आने नहीं दूंगा क्लास में, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, ये चीज क्लियर है बेटा? ये वाली बात समझ में आ रही है? तो नियम क्या है? नियम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। नियम ये है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, उसके बाद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापसी आया तो एनर्जी रिलीज हुई, और इसका मतलब क्या हो गया? वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। क्या हो गया? वेवलेंथ हमारे पास क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये वाली बात सबको समझ में आई है? ये वाली बात समझ में आई है? हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पिगमेंट कैसे काम करता है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पिगमेंट का फंक्शन समझ नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा फोटो सिस्टम का, फिर आपको लाइट रिएक्शन समझ नहीं आएगा, फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन में भी दिक्कत आएगी क्योंकि हम उसको लाइट से जोड़ के पढ़ने वाले हैं। पॉइंट याद कर लो ध्यान से। पिगमेंट आपके पास चार तरह के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। ये चार टाइप के पिगमेंट है। फंक्शन को लेकर हमारे पास दो टाइप के पिगमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, एक होता है कि मान लो ये पिगमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापसी आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। पॉइंट क्या है
कि अगर मैंने ये वेवलेंथ आपको दी 450 नैनोमीटर, तो जो ये वेवलेंथ रिलीज करेगा वो डेफिनेटली उससे ज्यादा होगी। हो सकता है 500 नैनोमीटर हो सकता है 520 हो सकता है 480 नैनोमीटर हो। नियम क्या है? नियम ये है कि एक फिक्स वेवलेंथ पर पिगमेंट अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन वापसी ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया? एनर्जी घट जाएगी। हमेशा याद रखो, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा तो वो एनर्जी कम होगी। अगर वो एनर्जी कम है तो इसका मतलब उसकी क्या ज्यादा है? वेवलेंथ ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब आपको ये समझना है बेटा कि पिगमेंट कैसे काम करते हैं, पिगमेंट के काम करने का तरीका क्या है। होता यह है कि कुछ पिगमेंट क्या करते हैं, जैसे इस पिगमेंट की बात कर रहा हूं, इसने क्या किया, जब एनर्जी को, अपने इलेक्ट्रॉन को वापसी लाया एक्साइटेड स्टेट से, जो एनर्जी वेवलेंथ निकली वो दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? दूसरा पिगमेंट। दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा, पिगमेंट दो तरीके से काम करते हैं। पहला, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वापसी आता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कोई दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पिगमेंट अपनी एनर्जी किसी दूसरे पिगमेंट को दे सकता है। मान लो किसी पिगमेंट ने सन से एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो अपनी एनर्जी किसको दे सकता है? दूसरे पिगमेंट को। नियम क्या है? वो एनर्जी घट जाएगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं, कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जिन पर अगर वो लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन में भी उसके पास आ सकते हैं या किसी और के पास चले जाएं। किसी और के पास जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये पिगमेंट क्या करता है बेटा, इस पिगमेंट के साथ एंजाइम लगा होता है। क्या लगा होता है? एंजाइम। ये एंजाइम की मदद से, एंजाइम की मदद से ये खास तरह के रिएक्शन कराते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है बेटा, फंक्शन को लेके पिगमेंट दो तरीके से काम करता है। सबसे पहले पिगमेंट कैसे काम करता है, जब किसी पिगमेंट पे लाइट पड़ेगी, कोई भी पिगमेंट हो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, फिक्स वेवलेंथ होती है हर एक की, वो एक फिक्स वेवलेंथ की जो लाइट पर वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके वापसी पास आ जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन वापसी आया तो ऊर्जा वापसी रिलीज होती है। वो एनर्जी पहली वाली जो ऑब्जॉर्ब करी थी उससे कम है, तो वेवलेंथ ज्यादा है। नियम यह है कि एक पिगमेंट जब दूसरे पिगमेंट को ऊर्जा देगा, हमेशा वो ज्यादा वेवलेंथ वाले को देगा, या मैं रिवर्स बोलूंगा, हमेशा कम एनर्जी वाले को देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि कुछ पिगमेंट उस एनर्जी को जो सनलाइट से आई है उससे इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट किए, पर उससे क्या किया, उससे किसी को दिया नहीं एनर्जी, खुद रिएक्शन करा रहे हैं। तो पिगमेंट काम करने को लेके दो कैटेगरी में होते हैं। एक वो पिगमेंट जो अपनी वेवलेंथ किसको दे दें? दूसरे पिगमेंट को दे दें। और एक वो पिगमेंट जो क्या करा दे बेटा? केमिकल रिएक्शन करा दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने वैसे चार नाम पढ़े थे, लेकिन काम करने को लेके हमने क्या किया बच्चे? दो ग्रुप में बनाया। तो फंक्शनली हमारे पास पिगमेंट, पिगमेंट कैसे काम करते हैं? पिगमेंट कैसे हैं? दो टाइप के हैं। कैसे हैं? दो टाइप के। पहला, पहला हमने बोला जो क्या करेगा बेटा, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा एंड एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? एनर्जी ट्रांसफर करेगा किसको? ट्रांसफर टू पिगमेंट ऑफ हायर वेवलेंथ। बोलो, हायर वेवलेंथ वाले को देगा या लोअर एनर्जी वाले को देगा? एक तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर है? ऐसे पिगमेंट को हम नाम देते हैं एंटीना। क्या नाम देते हैं? एंटीना। यस, जो अपनी वेवलेंथ किसको दे दे? किसी दूसरे को दे दे। ठीक है, नियम क्या रहेगा? हमेशा अपने से ज्यादा वाली को देगा। ये क्लियर है? दूसरा पिगमेंट क्या होता है बेटा? दूसरा पिगमेंट होता है पिगमेंट जो एब्जॉर्ब करेगा, पिगमेंट विच एक्साइट इलेक्ट्रॉन एंड क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। क्या परफॉर्म कर सके? केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो, क्या उसको नाम दे सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन? बोलो,
मेरी बात समझ में आ रही है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए मुझे एंजाइम की आवश्यकता होगी। सही है? तो इसका मतलब इस पिगमेंट के साथ क्या जुड़ा रहता है? एंजाइम। इसलिए इन पिगमेंट्स को नाम दिया जाता है क्या? रिएक्शन सेंटर। और वो हमेशा कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। और यहां पर जो पिगमेंट होते हैं एंटीना, वो क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद उसके पास वापसी आ भी सकता है या किसी और के पास जाएगा, पर हमेशा हाई से लो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन जाता है। जब वो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, तो किसी दूसरे पिगमेंट को मिल सकती है। सही है? दूसरे पिगमेंट को मिल सकती है। यदि दूसरे पिगमेंट को मिलेगी तो वो पिगमेंट हमेशा अपने से ज्यादा वाली को वो देगा। अब मेरी बात सुने ध्यान से। जो पिगमेंट, मान लो ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट काम कर रहा है 500 नैनोमीटर पे, सनलाइट ले ली इसने। यहां पर 520 वाला है, यहां पर 540 वाला है, यहां पर 560 वाला है। ये किसको देगा? नहीं, किसी को भी दे सकता है। सुनो, पहले सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली बात, इस पिगमेंट की आंख नहीं है, किसको दिख रहा है कोई? नहीं। ये तो क्लियर है ना, पिगमेंट की आंखें होती नहीं है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। पिगमेंट की बेटा आप लोग टाइम पे आया करो यार, क्या करते हो आप लोग? क्लास खराब कर रहे हो, है ना? रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? सुनो ध्यान से, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे आपको? हम ये कह रहे हैं कि पिगमेंट जो है इसकी आंखें नहीं है। एक्चुअल में क्या करता है ये, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और वो वापसी आते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जब वापसी ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो ये जो वेवलेंथ रिलीज करता है वो कुछ भी हो सकती है। आसपास डिफरेंट वेवलेंथ के पिगमेंट लगे रहते हैं। मान लो इसने 520 बना दी तो ये ले लेगा, इसने 540 बना दी तो ये ले लेगा। ये किसी को कोई वेवलेंथ दे नहीं रहा है। जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो किसी भी वेवलेंथ की हो सकती है। नियम क्या है? जो उसने एब्जॉर्ब करी उससे ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? तो वहां अलग अलग वेवलेंथ के पिगमेंट लगे रहते हैं। कोई भी जो ज्यादा ले सकता है और वो वेवलेंथ बनी वही एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इन पिगमेंट का भी तो नियम है ना कि भाई ये 520 ही एब्जॉर्ब कर सकता है, ना 519 ना 521। तो अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 520 बनाई होगी तो ये लेगा, 540 बनाई होगी तो ये लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई पिगमेंट किसी दूसरे को एनर्जी दे ही नहीं रहा है। वो सिंपल क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है और वापसी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब वो जिस रेंज में आ जाती है वो अपने आप ले लेता है ऑटोमेटिकली। यहां तक बात क्लियर है? बोलो। भाई पिगमेंट के पास ऐसा थोड़ी कोई रास्ता होगा कि नहीं मैं इसे ही दूंगा उसको नहीं दूंगा। वो तो सिंपल एक वेवलेंथ बना देगा, जिसके बस की वो ले ले। और किसके बस की होगी? जो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता होगा। दूसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कि ये पिगमेंट जो है 540 वाला, ये इससे भी ले सकता है और सनलाइट से भी तो लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पिगमेंट को इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए ये फर्क पड़ता ही नहीं है कि वो वेवलेंथ किसी दूसरे पिगमेंट से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, या घर में आपने बल्ब जला के उसको लाइट दी है। उसको सिर्फ वेवलेंथ से फर्क पड़ता है। ये क्लियर है? बोलो। ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर है? तो पिगमेंट केमिकल कंपाउंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन उस पर वापसी आना चाहिए। जब वो वापसी आता है तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी। एनर्जी हमेशा क्या होगी? घट जाएगी, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। इसीलिए एक पिगमेंट जब दूसरे पिगमेंट को देता है, हमेशा कौन सी वेवलेंथ पर देता है? हाइयर वेवलेंथ पर। कोई भी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? हाइयर होगी। यस, ये वाली बात क्लियर है? दूसरा, कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके उस ऊर्जा से केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। उन पिगमेंट्स को हम नाम देते हैं रिएक्शन सेंटर, जो हमेशा क्लोरोफिल ए होगा। सही है? बाकी के पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, उनको एंटीना बोलेंगे। एंटीना हमेशा क्या करता है? वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके किसी दूसरे पिगमेंट को दे देता है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, पहले इसको लिख लो फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट करो जल्दी से यार, भाई क्लास में टाइम पे आया करो। आप लोग समझ नहीं रहे हो, नुकसान हो रहा है आप लोगों का। पता नहीं क्या करते रहते हो। हाँ बच्चे, इलेक्ट्रॉन वापसी आना चाहिए।
एक्चुअल में एक चीज और सुनो भाई, यदि पिगमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लाइट भी उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकती। इसका मतलब पिगमेंट बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम पे लाइट डाल के क्या फायदा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एक्साइट किसे करोगे? तो इलेक्ट्रॉन उसके पास कैसे भी वापसी आना चाहिए, चाहे उसका हो चाहे किसी और का हो। सही है? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई भी पिगमेंट इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे, वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके पास आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इस बात का, मान लो उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, वो किसी और का छीन ले, बिना छीने उसका इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्साइट नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि जो वेवलेंथ उसको एक नॉर्मल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा रही थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे वो नहीं करा पाएगी। आपने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 फर्क होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं इसमें? भाई अगर एक पिगमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुका है, क्या दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा? नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन उस पर वापसी आना चाहिए। पर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में है? वेवलेंथ की फॉर्म में। एनर्जी घट जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर? ठीक है। क्या 500 नैनोमीटर वाला 500 नैनोमीटर को अपनी वेवलेंथ दे सकता है? कभी नहीं दे पाएगा। सन से? हाँ आ सकता है। सन से तो पूरी रेंज आती है ना। तो कोई भी एंटीना दूसरे एंटीना से ले सकता है, या किससे ले सकता है? सन से ले सकता है। ठीक है, अभी बनाएंगे दूसरा डायग्राम बनाएंगे। चलो भाई, लिख लिया? यस, जल्दी लिख भाई, झूठ बोल रहा है। जल्दी करो। लिख लिया बेटा? लिखो जल्दी। पीछे लास्ट लिख लिया? लिख लो जल्दी। लिखा? एनसीईआरटी पढ़ो एक बार प्लीज, टाइम ना खराब किया करो। 4 पिगमेंट आपके पास, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन होगा? क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है। पिगमेंट अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है रेंज ऑफ वेवलेंथ पे, सिंगल वेवलेंथ पे? सिंगल वेवलेंथ पे। एक पिगमेंट एक सिंगल वेवलेंथ पे एक्साइट करेगा। ठीक है। रेंज कैसे कर सकता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। थ्रेशोल्ड रेंज होगी, मतलब एक मिनिमम चाहिए ना, उतने पे चला जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन। लिख लिया? थोड़ा फास्ट लिखेंगे। आइए, ये नहीं पढ़ना, एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही नहीं कराया मैंने अभी, उसके आगे करा रहा हूं, ये लास्ट में कराऊंगा, समझ नहीं आएगा नहीं तो अभी कराऊंगा तो। ठीक है।
चलें? लिख लो जल्दी से, आ जाओ। लिख लिया सबने? चलिए आइए, इधर आइए बेटा। देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनना। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम ये देख रहे हैं कि पिगमेंट कैसे अरेंज होते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ये रिएक्शन सेंटर लगा दिया, ठीक है। यहां पर मैंने ये बाकी पिगमेंट लगा दिए। मैंने क्या किया है, बाकी पिगमेंट ये लगा दिए हैं। बोर्ड पे फोकस रखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। ये बाकी पिगमेंट लगा दिए हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इनकी कुछ वेवलेंथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नैनोमीटर में लिख रहा हूं। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। होता क्या है कि पिगमेंट हमारे पास चार टाइप के हैं। चार टाइप के पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल है। ये चारों टाइप के पिगमेंट की संख्या, मतलब चार अलग अलग टाइप के हैं। लगभग 200 से 400 पिगमेंट या 300 से 400 पिगमेंट ग्रुप में होते हैं। उनमें एक मेन पिगमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर, वो हमेशा क्लोरोफिल ए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। यस और नो? ठीक है। कहानी ऐसे चालू होती है कि मेरे पास सन से पूरी रेंज आती है। अकेली वेवलेंथ कभी सन से आती नहीं है, पूरी रेंज आती है। अगर इस 400 नैनोमीटर वाले ने एब्जॉर्ब किया, अपना इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, वो अपने से ज्यादा वाले को दे देगा। 450 वाला अपने से ज्यादा को दे देगा, 500 वाला 520 को, ये इसको, ये इसको, ऐसे करके। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो जितने भी पिगमेंट हैं जो अपने से ज्यादा वाले को दे रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीना। इसका एक और नाम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दे रहे हैं इसको? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये तीन पिगमेंट होते हैं। एक होता है बेटा क्लोरोफिल बी, एक होता है कैरोटीन, और एक होता है ज़ैंथोफिल। एक क्या होता है, ज़ैंथोफिल। कहानी कुछ ऐसी है कि ये सारे अपनी वेवलेंथ, जैसे 560 वाला, ध्यान सुनेंगे, 560 वाला सन से भी ले रहा है और किसी एंटीना से भी ले रहा है। तो एंटीना क्या होता है बेटा? एंटीना एक ऐसा पिगमेंट होता है जो केमिकली क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल हो सकता है। एंटीना क्या करता है, वो सन से भी वेवलेंथ लेता है और किसी दूसरे एंटीना से भी लेता है। बात समझ में आ रही है? और वो फाइनली सब मिलाकर अपनी वेवलेंथ किसको देते हैं, 680 वाले को। किसको देते हैं, 680 वाले को। मैं जो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझो। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि एक ऐसा गांव है जिसमें टोटल 30 घर हैं। 30 घर में एक अरेंजमेंट ये है कि सब लोग अपना खेत में गेहूं उगा रहे हैं और सबने अपने घर में अलग से एक गेहूं पीसने की आटा चक्की लगा रखी है। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम टाइम पर वो आटा चक्की खाली रहती है, क्योंकि वो अपने अपने घर का गेहूं पीस रहे हैं। एक अरेंजमेंट ये है कि उन सब ने एक फैसला किया कि एक घर है, वही अपने घर में आटा चक्की लगाएगा। ठीक है, मान लो 30 में से सिर्फ एक घर में आटा चक्की लगी हुई है, सब लोग अपना गेहूं लाकर उसको दे रहे हैं और वो आटा पीस रहा है। तो मैक्सिमम टाइम वो बिजी रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ये अरेंजमेंट की गई है। दूसरा ये भी देखा गया है कि उनके घर जो है ढलान पर हैं, तो जो घर है ना, जो गेहूं पीस रहा है, वो नीचे की तरफ है। और कुछ ऐसी अरेंजमेंट है कि सब लोग जाकर उसे पर्सनली नहीं दे रहे। सबने क्या किया है, मैं तुझे दे दूंगा, तू तेरे को, और तू कैसे करके फाइनली वो उस तक पहुंच रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा इससे कि आप खुद से सोचो, ये चीज आप देखो, आपकी सोसाइटी में भी है, हर लोगों के काम बटे हुए हैं। अगर आप सोचो कि ये पुरानी सिविलाइजेशन हो जाएगी कि आप गेहूं भी खुद उगा रहे हो, पीस भी रहे हो, फिर आप सारे काम अगर आप ही करोगे सोसाइटी के, तो बाकी कौन करेगा? सारे काम पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से नेचर ने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है। रिएक्शन सेंटर को कहा है कि तू एंजाइम रख ले, तू रिएक्शन करा। मेरी बात समझ में आ रही है? तू एंजाइम रख ले, तू रिएक्शन करा, खुद से काम कर।
ठीक है, बाकी को कहा कि तुम अपनी वेवलेंथ उठाकर उसको दे दो। सही है, किसको दे दो? रिएक्शन सेंटर को दे दो। रिएक्शन सेंटर अगर आप ध्यान से देखो, रिएक्शन सेंटर अगर आप ध्यान से देखो हाईएस्ट वेवलेंथ पर काम करता है। अगर मैं इस बात को दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या ये लोवेस्ट एनर्जी पर काम करता है? यस, है ना? और आप सोच भी सकते हो कि एनर्जी हाई टू लो मूव करना पॉसिबल है, लो टू हाई थोड़ी मूव कर जाएगी। तो इसलिए जो रिएक्शन सेंटर होता है वो लोवेस्ट एनर्जी और हाईएस्ट वेवलेंथ पर होना चाहिए। बाकी के एंटीना कुछ भी, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, हो सकता है मेरे पास 30 टाइप के क्लोरोफिल बी होते हो जिनकी हर एक की अलग अलग वेवलेंथ है। सब अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, वापसी लाएंगे, किसी दूसरे को दे देंगे। फाइनली वेवलेंथ किसको मिलेगी? रिएक्शन सेंटर को। ये रिएक्शन सेंटर किस वेवलेंथ पर काम कर रहा है? 680 नैनोमीटर पे। किस पे काम कर रहा है? 680 नैनोमीटर पर। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? पूरे अरेंजमेंट की क्या हो गई? पूरे अरेंजमेंट की क्या हो गई? है पूरी अरेंजमेंट की ये हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट एनर्जी हो गई। समझ आ रहा है? यदि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी पे काम करता है, अगर पिगमेंट्स ग्रुप में दे रखे हो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। क्लोरोफिल है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन होगा? क्लोरोफिल है। इस बात में कोई डाउट है किसी को? यस करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं तुझे, देख फर्क क्या है मैं बताता हूं। फर्क ये है कि वो अपने गेहूं तो उगा ही रहा है, बाकियों को भी ले रहा है। फर्क क्या, देख सुन। लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आती है, क्वांटा होता है, ठीक है। मान लो ये 680 नैनोमीटर के पैकेट्स हैं, ये आ रहे हैं। मुझे क्या चाहिए कि 680 के ज्यादा पैकेट चाहिए, इसलिए मैंने ये काम किया है। जो लाइट से आ रहे हैं वो तो है ही, बाकी सब मिलाकर भी मुझे पैकेट्स दे रहे हैं 680 नैनोमीटर के। उससे क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी रिएक्शन सेंटर की। समझ आ रहा है? ये ज्यादा देर तक काम करेगा, मतलब ज्यादा काम करेगा, स्लो काम नहीं करेगा, तेज काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। क्लियर है? और इसके पास क्या जुड़े होंगे? रिएक्शन सेंटर के पास क्या चीज प्रेजेंट होगी रिएक्शन कराने के लिए? एंजाइम्स होंगे। यस, क्या होंगे? एंजाइम्स। जैसे मैंने बोला था चक्की इसी ने लगा रखी है और नहीं है किसी के पास, बाकी सब अपना गेहूं ले जाके इसको दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा चीजों को। अब क्या होता है, नेचर ने क्या किया? नेचर ने पिगमेंट्स को ग्रुप में रखा। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स ग्रुप में होते हैं। पिगमेंट्स आर इन ग्रुप, वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? हमने क्या किया? फंक्शन वाइज फंक्शनली पिगमेंट दो ग्रुप में हो गए। यस, पिगमेंट कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। कौन कौन से हो गए? याद हो गया आपको? एक हो गया क्या? जल्दी बोलो। रिएक्शन सेंटर और एक एंटीना। एक मैंने यहां पर क्या लिखा है? रिएक्शन सेंटर। और दूसरा मैंने क्या लिखा है? एंटीना। दूसरा मैंने क्या लिखा? एंटीना। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्या होगा? क्लोरोफिल है। एंटीना क्या होगा? कैरोटीन, जेंथोफिल और क्लोरोफिल बी। यस, एंटीना का एक और नाम एनसीईआरटी ने असेसरी पिगमेंट भी लिखा है, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी लिखा है। असेसरी और एसेंशियल समझ पा रहे हो? ठीक है, इसी को इसने एक और नाम लिख दिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल होता है। अब मेरी बात सुनेंगे, देखिए। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप। मेरे पास हो सकता है 200 से 300 पिगमेंट हो। यस, यस, क्लियर है? 200 से 300 पिगमेंट हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या होता है, इधर देखेंगे सब लोग। ये मान लो मेरे पास रिएक्शन सेंटर हो गया, दिख रहा है सबको? ये एंटीना हो गए। इसके अलावा भी कुछ चीजें और होती हैं। जब उन सबको मिला लेते हैं तो एक बड़ी यूनिट बनती है, उसे फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम क्या होता है? एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें काफी सारा काम चल रहा है। अब एक फोटो सिस्टम क्या होता है? उसमें पिगमेंट्स तो होते होते हैं, उसमें कुछ चीजें और होती हैं। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है उस पर पिगमेंट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स आर पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। पिगमेंट्स आर पार्ट ऑफ किसका? फोटो सिस्टम का। थोड़ा सा फोटो सिस्टम को एक चित्र देने की कोशिश करते हैं, एक 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 इमेज देने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे। हमने क्या किया? हमने एक ऐसा डायग्राम बना लिया। हमने कहा
कि इस डायग्राम में मैंने ये लगा दिया है रिएक्शन सेंटर, ये लगा दिया है रिएक्शन सेंटर, फिर मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये लगा दिए हैं एंटीना। तो ये पिगमेंट्स हो गए, ये चीजें क्या हो गई, क्या हो गई बेटा, ये पिगमेंट्स हो गए। ये कौन सा हो गया, रिएक्शन सेंटर, यस। ये सब क्या हो गए, एंटीना। उसके अलावा मेरे पास कुछ एंजाइम होते हैं फोटो सिस्टम में, उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ना। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, थोड़ी सी बात समझेंगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर आपको रेस्पिरेशन में भी पढ़ना है। एक फोटो सिस्टम जो होता है, एक फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं आप समझो। फोटो सिस्टम में मेरे पास सबसे पहले हैं पिगमेंट्स, दो तरह के हैं, रिएक्शन सेंटर और ये, फिर क्या है एंजाइम, फिर क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो आपको यह समझना है कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर सिर्फ पिगमेंट नहीं होते, पिगमेंट तो है ही, उसके साथ मिलकर काम करने वाले कुछ एंजाइम होते हैं और उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। आप ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और आगे पास कर देगा, समझ आ रहा है, सुन लो ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, आगे पास करेगा ऑक्सीडाइज होगा। इस काम को करने के लिए सबसे बढ़िया एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो नेचर ने ऐसे दो एलिमेंट हमारे अंदर डाले, कॉपर और आयरन। समझ में आ रहा है, आयरन और कॉपर हीम में भी है, साइटोक्रोम में भी है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, खासकर साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या करता है, उसकी जो भी स्टेट है, ध्यान सुनेंगे, साइटोक्रोम की मान लो +3 स्टेट है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया +2, आगे पास किया +3, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। दूसरा में इलेक्ट्रॉन कैरियर की आवश्यकता क्यों है, सुनो ध्यान से। किसी भी पिगमेंट के या किसी भी चीज का अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट है, वो डायरेक्ट जाएगा तो एनर्जी ट्रैप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गैस का सिलेंडर है, आप उसमें एक साथ आग लगा दोगे, ब्लास्ट हो जाएगा, एनर्जी ट्रैप नहीं होगी। डेली थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकाल के रोटी बन पा रही है। ऐसे ही क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको डायरेक्टली पास कर दोगे किसी एक से दूसरे पर, एनर्जी ट्रैप नहीं हो सकती। इसीलिए बीच में क्या लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन लेकर आगे पास करेगा। उससे क्या फायदा होगा, उस एनर्जी को पकड़कर कुछ काम कर पाओगे। समझ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कैरियर तुम्हारे सिलेबस में या तो आयरन के कंपाउंड है जैसे साइटोक्रोम है, या कॉपर के कुछ कंपाउंड है। मेरी बात समझ पा रहे हो, कॉपर के कुछ कंपाउंड है, ठीक है। तो आयरन और कॉपर के कंपाउंड क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कई तरह का होता है। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर यहां खड़ा है, यहां से इलेक्ट्रॉन लिया और आगे पास कर दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, वो मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है थोड़ी दूर तक। मेरी बात समझो, उसने क्या किया, वो यहां खड़ा है, उसने कहा कि यार ये वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर से मैंने इलेक्ट्रॉन लिए और दूसरे वाला भी दूसरी तरफ है। समझ में आ रहा है। तो वो पहले खुद चल के जाए मेम्ब्रेन में और उसको जाकर दे दे। मेरी बात समझो, आपने ये पढ़ा है कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन मूव कर सकती है। एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव इन मेम्ब्रेन इज नोन एज फ्लूइडिटी। यस, मैं आपसे कह रहा हूं कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, वो अपनी जगह रहता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और आगे दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर वो होते हैं जो मेम्ब्रेन में होते हैं, मूव कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। समझ आ रहा है। इसका मतलब वो जिस जगह है ना, जिससे लिया और जिसको देना उसके बीच में डिस्टेंस है, तो उसको मेम्ब्रेन में चल के जाना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर के बारे में, पर आपको एक मोटा मोटी बात समझनी है। सबसे पहले पिगमेंट क्या होते हैं ये समझ में आ गया, पिगमेंट कैसे काम करते हैं समझ में आ गया। फंक्शन वाइज दो पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर और एंटीना। अब हमने ये देखा कि बेटा इधर ध्यान रखो, बच्चे इधर ध्यान रखो। हमने ये देखा, ठीक है ना, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, सुन लें फिर, सही है, नहीं ठीक है। सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। रिएक्शन सेंटर जो होता है बच्चे, सुनो ध्यान से, रिएक्शन सेंटर जो होता है और एंटीना हो गया। अब हमने कहा कि ये क्या सिर्फ यही चीजें होती है, नहीं, एक पूरी यूनिट बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। किसी भी फोटो सिस्टम में एंजाइम प्रेजेंट होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर हो सकते हैं और पिगमेंट्स हो सकते हैं। पिगमेंट, रिएक्शन सेंटर और एंटीना, यहां तक ठीक है। बोलो, बड़ी यूनिट कौन है, एलएससी या फोटो सिस्टम,
फोटो सिस्टम। समझ आ रहा है? बोलो। सही है। पिगमेंट्स और रिएक्शन सेंटर में बड़ी यूनिट कौन है? पिगमेंट्स। रिएक्शन सेंटर पिगमेंट्स का पार्ट है। क्लियर है? सही है। एलएससी में क्या प्रेजेंट है? एंटीना, और उन्हें एक और नाम दे रहे हैं असेसरी। क्लियर है? रिएक्शन सेंटर हमेशा क्या होता है? क्लोरोफिल है। एंटीना का काम क्या है? एंटीना का काम है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पकड़ के उसको देना। अरे मेरी बात समझ सुनो ध्यान से। एंटीना का काम है सबके खेत में से गेहूं लाके देना। हो सकता है कुछ खेत दूर हो, इसीलिए एल्गी ने क्या किया, रिएक्शन सेंटर वही रखे हैं क्लोरोफिल ए, एंटीना बदल दिए हैं। एल्गी में ग्रीन ब्राउन रेड तीनों में क्लोरोफिल ए है। इसका मतलब तीनों में रिएक्शन सेंटर सेम है, एंटीना बदले हुए हैं। क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, जब लाइट जाती है तो वेवलेंथ बढ़ती है, कब घटती है, कुछ ऐसा होता है, वेवलेंथ बदल रही है। तो ग्रीन एल्गी ने अलग एंटीना रखा हुआ है, क्या? क्लोरोफिल बी। फिर ब्राउन एल्गी ने क्लोरोफिल सी फ्यूकोजेंथिन, और वो सिर्फ इसलिए कि हो सकता है वो अलग वेवलेंथ पकड़ते हो एज कंपेयर टू ग्रीन एल्गी। तो अगर मुझे ये आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर मुझे डिफरेंट वेवलेंथ पकड़नी है तो मैं क्या बदलूं, रिएक्शन सेंटर बदलूं या एंटीना बदलूं? एंटीना बदलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसा कि किसने किया पूरे प्लांट किंगडम में, सिर्फ एल्गी ने। क्यों किया एल्गी ने? क्योंकि सिर्फ एल्गी पानी में मिलती है, बाकी सब लैंड पर मिलते हैं। लैंड पर डेंसिटी नहीं बदल रही है मीडियम की, कहां बदल रही है? पानी में बदल रही है। तो एंटीना कहां ज्यादा बदलने चाहिए? पानी में। ठीक है, नोट करो। नहीं, नहीं भाई, तेरे कॉन्सेप्ट में नहीं। आज से 10 साल पहले हम पढ़ाते थे, हाँ, अब पढ़ाते हैं ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, हाँ। इसमें भी कुछ चीजें और होती हैं, वो हटा दी हमने। अब हमें वो पढ़ाना है जिससे क्वेश्चन गलत नहीं हो कभी भी, बस। लिख लो भाई जल्दी। जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। लिखना मत जल्दी से, धीरे धीरे लिखो, सिलेबस टाइम पे नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम्हें एक डेट मिलेगी, उसमें 29 तारीख लिखा हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए। ट्राई करेंगे दिवाली से पहले तीनों चैप्टर हो जाए प्लांट फिजियो के। लिख ले भाई। लिख नहीं रहा? ये नहीं पढ़ना, अभी पढ़ाया नहीं है, इसका अगला पेज पढ़ना है। हाँ, लिख लिया? तुम एनसीईआरटी पढ़, नींद आती रहती है तुम्हें। इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आ गए, एनर्जी उसने वेवलेंथ बना दी। उस वेवलेंथ के हो सकता है 5 पिगमेंट हो या एक हो, कोई भी हो, पर उस फिक्स वेवलेंथ को कोई भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा तू एक्चुअल में क्या पूछना चाह रही है? एक पिगमेंट क्या एक ही पिगमेंट को देता है, वो वेवलेंथ बना देता है। हो सकता है 405 एब्जॉर्ब करने वाले 5 होते हैं वहां, क्या फर्क पड़ता है उससे? समझ इस बात को ना। लिख लिया? है? मैं क्या बोल रहा हूं समझ ध्यान से। टोटल 200 से 300 पिगमेंट है, उसमें से 10 ऐसे होंगे जो 450 पे काम करते होंगे, 15 ऐसे होते होंगे जो 440 पे भी करते होंगे, तो या और 20 ऐसे होते होंगे जो 460 पे करते होंगे। अब मान ले 440 ने जो वेवलेंथ बनाई वो 450 थी, तो वहां जो भी 450 वाला उनमें से कोई भी ले लेगा। तो 450 वाले को सिंपल पता है कि मुझे 450 लेनी है, उसकी आंखें तो है नहीं कि वो सन से आ रही है किसी एंटीना से आ रही है, पिगमेंट की आंखें तो है नहीं। पिगमेंट को पता है मुझे वेवलेंथ देनी है, और वो कहीं से आ जाए।
एंटीना से आ जाए या सनलाइट से आ जाए। नॉर्मली हम ड्रॉ एक ही करते हैं ऐसे कि 450 वाला एक हो सकता है, तीन चार हो। सही है। हाँ, फिक्स एक सिंगल पिगमेंट का फिक्स वैल्यू होता है। रेंज में इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड है ना, थ्रेश एक वैल्यू है, उस पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है, तो उस वैल्यू का मतलब एक वेवलेंथ है। अगर किसी का 450 पे हो रहा है तो 451 पे भी नहीं होगा, 449 पे भी नहीं होगा। हर पिगमेंट का एक अलग वैल्यू है, और जब वो एक्साइट करके वापसी लाता है तो एक वैल्यू बनाता है, उस वैल्यू पे जिसका एक्साइट होता है वो ले लेगा। भाई मैं तेरे से ये पूछ रहा हूं कि 400 वाले के, ये जो 450 वाला मैं यहां लगा दूं, और इस 400 वाले ने 450 बनाई, तो ये 500 वाला थोड़ी लेगा, चाहे वो दूर हो वही लेगा। नेचर ऑटोमेटिक काम करेगी ना, उसमें कोई आदमी थोड़ी बैठा है कि 400 वाले से वहां देना है। नहीं समझ में आया? हाँ, रेंज नहीं होता है, एक सिंगल वेवलेंथ होती है। हाँ, सब मिलके रेंज पे काम करते हैं। जब मिल जाएंगे तो रेंज आ जाएगी ना पूरी। ज्यादा एनर्जी पे एक्साइट हो रहा है, कम एनर्जी बनाएगा। ज्यादा एनर्जी पे एक्साइट हो रहा है, कम एनर्जी बनाएगा, उसका उल्टा। हाँ, हाँ, पिगमेंट वाइज फिक्स होता है ये। ठीक है, तू क्या बोलना चाह रहा है कि 450 से कम वाली वो सारी उसकी एक्साइट कर देगी? ऐसा नहीं होता। ठीक है। यस। चलें आगे। चलो भाई जल्दी करो। लिख लिया भाई? अब एक कहानी है बेटा, थोड़ी सी फोटो सिस्टम 2 और 1 को लेकर, उसको समझेंगे पहले, ताकि चीजें और क्लियरिटी पे आए हमारे पास। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है, लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है पीछे? आराम आराम से बना रहे हैं, गिन के 9 ही बनाएंगे उसको। 10 बना लो यार, 11 बना लो, क्या फर्क पड़ता है। चलो कर रहे हैं नेक्स्ट आगे। आइए, आगे आइए। लिख लिया? जल्दी लिखो। एक मिनट है, जिन्होंने लिख लिया एक बार वो वाला पैराग्राफ पढ़ लो, जो एक्शन स्पेक्ट्रम के बाद दे रखा है ना, वो वाला पढ़ना है। चलो आगे आओ। देखो बेटा, फोटो सिस्टम की टाइप होती है हमारे पास। फोटो सिस्टम दो टाइप के हैं, यहां से लिखना चालू करेंगे। पहले बात सुनेंगे सारे बच्चे, फिर लिखेंगे। सुनो सब लोग, देखो क्या हुआ था, कहानी क्या है, मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे पास 400 से 700 नैनोमीटर जो होती है उसको पार कहते हैं। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। नहीं पता कुछ छोड़ दो, आपको क्या समझना है मैं जो बताने वाला हूं वो सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, फोकस करो मेरी तरफ। हमारे पास क्या होता है, 700 नैनोमीटर, 660 से लेके 660 से लेकर 760 तक या 740 तक रेड वेवलेंथ काउंट होती है। 660 से लेके 760 तक कौन सी वेवलेंथ काउंट होती है? रेड। ये चीज समझ में आ रहा है? अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया सुनना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एमरसन था, एमरसन। उन्होंने क्या किया,
एक सिंगल वेवलेंथ दी, फोकस करो मेरी तरफ बोर्ड पे, सिंगल वेवलेंथ दी, कौन सी? 700 नैनोमीटर। जब उन्होंने सिंगल वेवलेंथ दी 700 नैनोमीटर, भाई इधर को ध्यान रख, है ना, उससे क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गई, फोटोसिंथेसिस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, एक सिंगल वेवलेंथ दी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या ट्राई किया? उन्होंने क्या किया? फिर दो वेवलेंथ दी, दो वेवलेंथ दी, कौन कौन सी दी? एक दी 700 नैनोमीटर और एक दी 680 नैनोमीटर। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला है 660 से लेके 740 तक रेड है, तो ये दोनों वेवलेंथ रेड हैं, रेड के अंदर ही है ना ये। तो इन्होंने ये दोनों वेवलेंथ दी, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? फोटोसिंथेसिस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यस, इसको इन्होंने क्या नाम दिया? इसको हम नाम देते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट का मतलब होता है कि 700 नैनोमीटर अकेले देने पर, मेरे को यहां पर यह समझना है कि जो फोटो सिस्टम हमने पढ़े हैं उसमें दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, एक PS2 होता है और एक PS1 होता है। फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर 680 पर काम करता है और PS1 पर रिएक्शन सेंटर काम करता है 700 नैनोमीटर पर। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास दो प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है PS2, उसका क्लोरोफिल ए काम करता है 680 नैनोमीटर पर। एक होता है फोटो सिस्टम 1, जिसका रिएक्शन सेंटर काम करता है 700 नैनोमीटर पर। इन्होंने करा क्या? इन्होंने जब 700 दी अकेली, तो रेड ड्रॉप इफेक्ट का मतलब फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, रेड वेवलेंथ देने पर फोटोसिंथेसिस ड्रॉप होना, क्या बोलेंगे उसे? रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो क्या हुई है? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। अब उन्होंने क्या किया? दोनों दे दी, तो इसको बोलते हैं एनहांसमेंट इफेक्ट। एनहांसमेंट का मतलब फोटोसिंथेसिस बढ़ गई, इस पूरे को बोलते हैं इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूं? एनसीईआरटी में नहीं है, बता क्यों रहा हूं? बता इसलिए रहा हूं, इससे यह प्रूफ हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट जो है दो अलग अलग टाइप की यूनिट्स में मिलते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, और वो दो वेवलेंथ पे काम करते हैं, एक 680 एक 700। दूसरा, उन्होंने पहले कौन सी वेवलेंथ दी थी? 700। तो जो पहले डिस्कवर हुआ उसे फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसे क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम 1, क्योंकि उन्होंने कौन सी वेवलेंथ यूज की थी? 700। तो आपको यह समझना है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है। देखो, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स जो होते हैं वो दो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग यूनिट में होते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट में होते हैं, या दो फंक्शनल यूनिट लिख लो, इंडिपेंडेंट लिखोगे मीनिंग थोड़ा गलत चला जाएगा। दो फंक्शनल यूनिट में होते हैं, उनके नाम है क्या? PS1 एंड PS2। अब इधर आओ ध्यान से, हमने यहां पर लिखा फोटो सिस्टम 2, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, फोटो सिस्टम 2 लिखा, यहां पर लिखा फोटो सिस्टम 1, यहां क्या लिखा मैंने? फोटो सिस्टम 1 लिखा। अब जरा इनको एक बार कंपेयर करते हैं, देखें, मैं दोनों को ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। मैंने ये PS2 बना दिया, ये PS1 बना दिया, यहां पर मेरे पास ये रिएक्शन सेंटर है और ये मेरे पास मान लो एंटीना है, ठीक है। ये रिएक्शन सेंटर है और ये क्या है? एंटीना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब PS2 का रिएक्शन सेंटर कितने पर है? बोलो, 680 पर है, यस। और इसका रिएक्शन सेंटर किस पर है? PS1 है ना ये, इसका किस पर है? 700 नैनोमीटर पर। यहां तक समझ में आ रही है? इसका अपना अलग एंजाइम होगा, इसका अपना अलग एंजाइम होगा, इसके अपने अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे, इसके अपने अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। तो इसका एक अलग, PS2 का अपना क्या होगा? एंजाइम, सही है। इसके अपने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर। ऐसे ही इसका अपना क्या होगा? एंजाइम। ऐसे ही अपना क्या होगा? इसका अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा। अब मेरी बात सुनो, PS2 PS1 में से पहले कौन डिस्कवर हुआ था? फर्स्ट डिस्कवर ये है,
यस, पहले ये डिस्कवर हुआ था। ये कब डिस्कवर हुआ था? सेकंड डिस्कवर। कितने बच्चों को याद है कल मैंने जब ग्रेना और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड बनाया था, उस डायग्राम में कुछ याद आ रहा है किसी को? उस डायग्राम में हमने कुछ बनाया था, है? कुछ याद आ रहा है किसी को उसमें? ये वाला ग्रेनल थाइलाकॉइड पर PS2 PS1 दोनों होता है, स्ट्रोमल लैमिली पर सिर्फ क्या होता है? PS1 होता है। तो इसका मतलब मैं अगर यहां डिफरेंस में लिखूं तो मैं इसको कहां लिखूंगा? कहां लोकेशन है इसकी? लोकेशन क्या है? ओनली ग्रेनल है ये सिर्फ ग्रेनल थाइलाकॉइड पर होता है। यस, और इसकी लोकेशन ग्रेनल और एंड स्ट्रोमल लैमिली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सुनो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। PS2 का रिएक्शन सेंटर कितने पे काम कर रहा है? 680। PS1 का 700 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो। PS2 PS1 में अगर मुझे एनर्जी मूव करनी है तो PS2 से PS1 पे ले जा सकता हूं या PS1 से PS2 पे, या दोनों पे? ऐसे समझो, अगर मैं वेवलेंथ वाइज देखूं, ज्यादा इसकी है, हमेशा मूव कर रहा है कम वेवलेंथ से ज्यादा की तरफ, यही कर रहा है ना? मेरी बात समझो ध्यान से। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब ये दोनों फोटो सिस्टम साथ में काम करते हैं तो PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 पे जा सकता है, अपोजिट नहीं जाएगा, क्योंकि PS1 काम कर रहा है लोवेस्ट एनर्जी पे, हाईएस्ट वेवलेंथ है। किसकी एनर्जी लोवेस्ट है इनमें? PS1 की, PS2 की? PS1 की। क्यों? क्योंकि उसकी 700 नैनोमीटर है वेवलेंथ। PS2 PS1 में किसकी ऊर्जा सबसे कम है? PS1 की। क्यों? वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर मुझे एनर्जी मूव करनी है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं, वो PS2 से PS1 की तरफ जा सकता है ना, अपोजिट नहीं आएगा। भाई आपको, आप खुद से ऐसे समझो ना कि PS2 की 680 नैनोमीटर है, PS1 की 700 है। हम नियम क्या बता रहे हैं कि लो से हाई की तरफ जा सकता है। तो PS2 से आप चीजें कहां, इलेक्ट्रॉन कहां भेज सकते हो? PS1 पे, अपोजिट नहीं आ सकते। एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो 1 और 2 है, ये डिस्कवरी के अनुसार लिखा हुआ है, ना कि इन ऑर्डर ऑफ देयर फंक्शनिंग। ऑर्डर ऑफ देयर फंक्शनिंग क्या है, काम करने का क्या ऑर्डर है, कि PS2 पहले होता है अगर साथ काम करेंगे, फिर PS1 होता है। लेकिन डिस्कवर पहले कौन हुआ? PS1। बात में समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऑर्डर ऑफ फंक्शनिंग क्या है कि PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 पे जा सकता है, PS1 से PS2 पे नहीं आ सकता। ये सब एनर्जी के थ्रू ही हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता? आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन दूं, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं अगर आपसे क्वेश्चन दे दूं, ऐसे क्वेश्चन दे दूं, अच्छा एक चीज और, इसके रिएक्शन सेंटर का नाम, ध्यान से सुनना बच्चे, इसके रिएक्शन सेंटर को हम कैसे लिखते हैं समझना। P का मतलब होता है क्लोरोफिल ए यहां पर, और यहां लिखते हैं 680। इसका मतलब यह हुआ P680 का मतलब क्लोरोफिल ए जो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है एट 680 नैनोमीटर। यहां तक समझ में आ रहा है? इसके रिएक्शन सेंटर को कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका है ये P700। याद रखना, P शब्द का मतलब फोटो सिस्टम नहीं है, P शब्द का मतलब रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर कौन होगा? क्लोरोफिल ए। अगर मान लो नीट में क्वेश्चन आ जाए P680 इज प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। लिपिड नालायक को कल पढ़ाया है, और लिपिड नेचर का होता है पिगमेंट। P680 P700 क्या है? क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल केमिकली क्या है? लिपिड है। समझ आ रहा है? लिपिड है। तो अगर आपसे पूछा जाए P680 क्या है? पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए। तो P680 और P700 में से कौन सा पिगमेंट कम एनर्जी पे काम कर रहा है? P700। समझ आ रहा है? बोलो। रिपीट करते हैं, फिर से सुनेंगे। 2 मिनट सुनो, सिर्फ सब छोड़ के सुनो ताकि आपके लिंक बन जाए दिमाग में।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, पिगमेंट आर द केमिकल कंपाउंड विच कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन, सही है, एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू अ पिगमेंट ऑफ हायर वेवलेंथ। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद अपनी ऊर्जा अपने से ज्यादा वाले पिगमेंट को दे सकते हैं। पिगमेंट काम करने को लेकर दो तरीके से काम करते हैं, एक वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, असेसरी बोल लो। दूसरे हमारे पास रिएक्शन सेंटर होते हैं जिनके पास कुछ एंजाइम होते हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो उसे क्या नाम देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन ऑन अर्थ। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक वो फोटो खींचते थे AGVR वाला, याद है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता था, फोटो खींचते थे और कुछ नेगेटिव पे फिल्म वगैरह बनती थी। मूव कुछ नहीं याद तुम्हें, कक्षा 10 में, ठीक, छोड़ दो, कोई बात नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा छोड़ो, वो छोड़ो, उस पर बात नहीं करते, यहां पे बात करते हैं। अरे बस करो, हप, इडियट, बिना बात के लगे हुए, नहीं आता नहीं आता, वो आएगा थोड़ी अब। अच्छा छोड़ो, ये हो गया। उसके बाद हमने ये बोला कि सिर्फ पिगमेंट्स नहीं होते, पिगमेंट के अलावा कुछ चीजें और होती है, एक बड़ी यूनिट बनती है काम करने की, उसे कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में लगभग कितने पिगमेंट लगे हैं, 200-300 के आसपास मान लो, या 400 कहीं लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, इतने पिगमेंट लगे हैं। उन पिगमेंट में एक रिएक्शन सेंटर होता है, बाकी एंटीना होते हैं। उसके साथ मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा भी, और कुछ एंजाइम। पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। एमर्सन ने पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक सिंगल टाइप का फोटो सिस्टम नहीं है, दो टाइप का। उसने क्या किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने लाइट की दो अलग अलग तरीके से वेवलेंथ दी। उन्होंने अकेली 700 दी, फिर 680 और 707 में दी। 680 अकेले नहीं दी, उसका भी रीजन है, बताऊंगा मैं। पर अकेली जब 700 दी तो फोटोसिंथेसिस घटी, क्योंकि 700 नैनोमीटर भी रेड होता है, तो घटना फोटोसिंथेसिस के कहलाएगा रेड ड्रॉप इफेक्ट। जब उन्होंने 680 700 दिया, दोनों फोटो सिस्टम साथ काम किए, फोटोसिंथेसिस हुई, बढ़ी, सही है, तो उसको उन्होंने क्या बोला, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। क्लियर है? सही है। अब हमें पता चल गए दो फोटो सिस्टम होते हैं, पहले डिस्कवर हुआ था PS1, बाद में डिस्कवर हुआ PS2। PS1 का रिएक्शन सेंटर काम करता है 700 पे, PS2 का काम करता है 680 पे। PS2 लोकेट है सिर्फ ग्रेनल थाइलाकॉइड पर। सिर्फ कहां लोकेट है, ग्रेनल थाइलाकॉइड पर। ये PS2 है, इसका एंजाइम पानी तोड़ता है। PS2 के पास वो एंजाइम होता है जो पानी तोड़ता है, क्या बनाता है, ऑक्सीजन। क्या बनाता है, ऑक्सीजन। इसके पास वो एंजाइम है जो NADPH बनाता है। किसके पास है, PS1 के पास है। तो PS2 के पास वो एंजाइम है जो ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। PS2 की लोकेशन है सिर्फ ग्रेनल थाइलाकॉइड। PS1 की लोकेशन क्या है, ग्रेनल भी है और स्ट्रोमल लेमिली भी है। कोई डाउट, बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो बेटा। घटेगा क्यों, फोटोसिंथेसिस घटी दो तरीके से पता चलेगी, या तो ऑक्सीजन या स्टार्च। ऑक्सीजन से पता कर रहा होगा वो, ऑक्सीजन बनी नहीं रही थी। अगर ऑक्सीजन नहीं बन रही होगी अकेले देने पर तो फोटोसिंथेसिस घट गई, दोनों साथ देने पर ऑक्सीजन बढ़ी होगी, तो क्या हो गया, समझ में आ गया। जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था ना, सबूत क्या है फोटोसिंथेसिस का, दो ही चीज, ऑक्सीजन या स्टार्च, ठीक है। ज्यादा PS से फोटो सिस्टम जितने ज्यादा होंगे उतना इफेक्ट, बेटा फोटो सिस्टम लाइट पकड़ता है, ठीक है, ज्यादा होंगे ज्यादा फोटो सिस्टम, उसके नंबर इतने मैटर नहीं करते, हम टाइप पढ़ाते हैं। 700 वाले में एक PS तो एक वो है, मैंने कहा PS1 फोटो सिस्टम 1 दो जगह मिलता है, PS2 एक जगह मिलता है। मुझे फोटोसिंथेसिस कराने के लिए दोनों चाहिए, तो इस स्ट्रोमल लेमिली पे लाइट रिएक्शन के वो सारे रिएक्शन नहीं हो रहे, हम देखेंगे उसे। अब तुझे मान ले ये कहे कि PS1 ज्यादा होता है PS2 से, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये है कि लोकेशन अलग अलग है। PS2 कहां मिल रहा है, ग्रेनल पे। मतलब 700 पे तो हो ही नहीं पा रही थी, मेरी बात सुन, 700 और 680 वाला जब साथ काम करते हैं तब ऑक्सीजन पानी टूटता है, तो 700 वाले पे फोटोसिंथेसिस बिल्कुल गिर गई, रेड ड्रॉप। जब दोनों साथ दिया तो फोटोसिंथेसिस बढ़ी, ये कह रहे हैं।
ठीक है। हाँ भाई, कौन से थाइलाकॉइड के ल्यूमन में ऑक्सीजन बनेगी, ग्रैनल या स्ट्रोमल? ग्रैनल, क्योंकि पीएस टू वहां है। सही है। पीएस टू कहां प्रेजेंट है? ग्रैनल थाइलाकॉइड पे। तो वही क्या बनाता है, पानी को तोड़ के क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। ओके, ये क्या हुआ, लाइट थी। लिख लो। लिख लो भाई जल्दी से। पी 700 और पी 680 का मतलब पिगमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, पिगमेंट है। पी 680 क्या है बेटा, पिगमेंट है ये। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। इसका मतलब क्लोरोफिल अलग अलग टाइप के होता है, एक वो जो 680 एब्जॉर्ब कर रहा है और एक वो जो 700 एब्जॉर्ब कर रहा है। 6। हाँ, सिंगल क्यों नहीं है, मतलब क्या हुआ? अच्छा, दो लिए, असल में दो यूनिट है, दोनों का, दोनों को बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कराना है। इन्होंने क्या किया नेचर ने, PS2 PS1 को साथ रख के इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करी है। मैंने कहा ना कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है या तो उसके पास वापसी आ जाएगा, नहीं मूव करेगा। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कराना था, उससे कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। नोट कर लो भाई। PS2 PS1 में डिस्कवर कौन हुआ और काम कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम्म, लिख लो जल्दी, एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया? जल्दी लिख भाई, कितना देर लिख रहा है, थोड़ा तेज लिख। जमा जमा के लिख रहा है एकदम। ऐसे लिखो कि इसी साल यूज करने हैं नोट्स, ऐसे ना लिखो 2-3 साल चलेंगे। हाँ, बाद में बेचें, कोई बॉटनी के नोट्स खरीद लो। चले, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लो भाई, जो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बाद में दिया हुआ है ना, वो पैराग्राफ पढ़ लो जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी रीड करो। जल्दी करो फास्ट, आपको लाइनें समझ में आएंगी उसकी। फोटो ऑक्सीडेशन जलने को कहते हैं। अगर एसेसरी पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जल जाएगा क्लोरोफिल। वो पढ़ाऊंगा मैं एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। जल्दी करो बेटा। हाँ बच्चे,
सबसे ज्यादा कम, सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ। हाँ, सबसे रिएक्शन सेंटर सिंगल होता है क्लोरोफिल ए, एंटीना बहुत सारे होते हैं। मान ले मैं कहता हूं 200 पिगमेंट है, उसमें से सिर्फ एक क्लोरोफिल ए है, बाकी 199 एंटीना है। और वो एंटीना 3 तरह के पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है। वो जिस फोटो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वहां पर एक क्लोरोफिल ए है, दूसरे वाले में भी एक ही है। ये वाला 680 वाला है, वो 700 वाला है। बाकी पिगमेंट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और पूछो कोई। हाँ भाई, कुछ नहीं, लिख लिया। चलिए आइए, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, साथ के साथ बनाएंगे भाई सब लोग। हम यहां लिखेंगे वेवलेंथ, फिर लिखेंगे एब्जॉर्ब बाई। ठीक है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वेवलेंथ। उसके बाद हम लिख रहे हैं PS1, PS2 एक्टिव, फिर लिख रहे हैं PS1 एक्टिव। कृपया करके बोर्ड पे ध्यान रखें, कृपया करके बोर्ड पे ध्यान रखें बेटा। बस भाई, हाँ, आज ही मोटिवेशन हुआ है तुम्हारा, है ना। हाँ, ठीक है, अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो। ठीक है, अल्टरनेट करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हो, पढ़ लो पर। ठीक है, हाँ, चलो इधर ध्यान दो यार, अच्छा है, सुना करो कोई काम की बात। अब दिक्कत यह है, तुम मान लो नहीं बैठते, नहीं सुनते, तो भी तो टाइम ही वेस्ट कर रहे होते। बड़ा तुम लोग कोई प्रोडक्टिव काम करते हो, है ना। तुम लोग मैक्सिमम टाइम पे खाली टाइम भी वेस्ट करते हो, या तो रील देख रहे होते हो, या किसी के साथ बिना बात के चले गए। वो जा रहा है मैं भी चलता हूँ, वो किस लिए जा रहा है, उसको भी काम नहीं है, तुमको भी काम नहीं है, बस जा रहे हैं, है ना। तो काम कर लिया करो कुछ। ठीक है, इतना खाली रहते हो तो मेरी बात सुनो, अड़ोस पड़ोस में पूछ लिया करो, कोई काम है, झाड़ू लगवानी है, मटर छिलवाने हैं, सब्जी काट दूं। जब इतना खाली हो तो कुछ काम करो, सही है ना। है, इधर देखो भाई, पीछे, इधर को ध्यान रखेंगे। बस भाई, राय नहीं चाहिए। इधर देखो, अगर वेवलेंथ मेरे पास 500 नैनोमीटर आती है, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, ध्यान से सुनना। उसको एब्जॉर्ब करने वाला है एंटीना, किसका, PS1 का। और कौन एब्जॉर्ब करेगा, एंटीना ऑफ PS2। ये बात समझ में आ रही है। अगर 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ सन से आए, तो उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, दोनों का एंटीना एब्जॉर्ब करेगा। यदि एंटीना एब्जॉर्ब करेगा तो दोनों एक्टिव हो जाएंगे, सही है, दोनों फोटो सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे। यदि मैं लाइट ला दूं 680 नैनोमीटर की, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा एंटीना ऑफ PS1, क्योंकि PS1 का कोई ना कोई एंटीना 680 पे होना चाहिए, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितने पे, 700 पे। और उसके अलावा रिएक्शन सेंटर खुद एब्जॉर्ब करेगा किसका, PS2 का। इससे अभी दोनों एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर लाइट किसी वजह से 681 नैनोमीटर आ जाए, तो सिर्फ एंटीना एब्जॉर्ब करेगा किसका, एंटीना ऑफ PS1 का एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उससे PS2 एक्टिव नहीं है, सिर्फ PS1 एक्टिव है। समझो, टेबल को समझने की कोशिश करो। अगर मैं लाइट ला दूं 700 नैनोमीटर, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन सेंटर डायरेक्ट ले लेगा PS1 का। ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। और अगर मैं किसी तरीके से 701 नैनोमीटर ला दूं, कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया, तो मैं ये यहां पर लिख रहा हूं कि फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर लाइट रिएक्शन, बेसिकली फॉर लाइट रिएक्शन, मेरे पास बोथ PS1 एंड PS2 एक्टिव होने चाहिए। तो इसके लिए मुझे लाइट कितनी चाहिए बताओ, लाइट लेस देन और इक्वल टू
लेस देन और इक्वल टू क्या चाहिए, 680 नैनोमीटर। सबको समझ में आ रहा है? जिसमें क्या होगा, बोथ फोटो सिस्टम क्या होंगे, एक्टिव होंगे। किसी को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई दोनों फोटो सिस्टम जब तक एक्टिव नहीं होंगे लाइट रिएक्शन काम नहीं करेगा। लाइट रिएक्शन के दोनों फोटो सिस्टम एक्टिव कराने के लिए मुझे वेवलेंथ चाहिए 680 या उससे कम। सही है? सनलाइट में मेरे पास 400 से 700 वाली को पार बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। 700 क्यों? क्योंकि 700 रिएक्शन सेंटर है किसका, PS1 का। 400 क्यों? क्योंकि हो सकता है PS1 PS2 का जो लोवेस्ट एंटीना है, जो हाईएस्ट एनर्जी पे काम कर रहा है, वो क्या है बेटा, वो क्या है, 400 पे होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां 550 लिख दूं तो दोनों का एंटीना एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा 685 नैनोमीटर कौन एब्जॉर्ब करेगा ये बताओ? PS1 का कौन, एंटीना। समझ में आ रहा है? ठीक है, 705 नैनोमीटर कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर है? इसीलिए फोटोसिंथेसिस की जो रेंज देते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वो कितनी होती है, 400 से 700 होती है। ठीक है, इकोलॉजी में उसे पार लिख रहे हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। 700 क्यों? क्योंकि PS1 का, सही है, क्लियर। रुक जाओ भाई, ये समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? ये आएगा? ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं कि 690 नैनोमीटर है, उसको किसका एंटीना एब्जॉर्ब कर रहा होगा, PS1 का। कोई डाउट है किसी को? जल्दी बनाओ, टाइम नहीं हुआ भाई, समय बहुत है तेरे जीवन में अभी, अभी टाइम नहीं हुआ। अभी इतनी मोटिवेशन थोड़ी होगी, टाइम हो गया, वो बाद में करवाएंगे वाली। ठीक है, हाँ। सही है, मोटिवेशन के लिए। हाँ बस भाई, तू पत्ते लेके घूम रहा है, लिख ले जल्दी से। बेटा एक टॉपिक छोटा सा है, एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताने जा रहा हूं, ताकि वहां से आपके बाद फिर हम लोग जो स्टेप्स है ना लाइट रिएक्शन के कल पढ़ पाएंगे। मैं आपको एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझा रहा हूं, ठीक है? क्लियर, इसको नोट कर लो। इस टेबल से आपको क्लियरिटी आ गई? ठीक है, फोटो सिस्टम PS1 PS2 की लोकेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं एक एक चीज बताता हूं आपको, सुनना ध्यान से। हमारे पास जो एक हेट्रोसिस्ट होता है, कहां मिलता है वो, साइनोबैक्टीरिया में। सही है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का एक मॉडिफाइड सेल होता है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। उस हेट्रोसिस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कई बार लिखते हैं कि हेट्रोसिस्ट लैक PS2। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि PS2 क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। और हेट्रोसिस्ट क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। उसकी वो सेल है, जैसे अगर आपको याद हो किसी को, ये साइनोबैक्टीरिया फिलामेंटस होता था, उसके स्पेशल सेल को हेट्रोसिस्ट कहते थे। इसमें नाइट्रोजन फिक्स होती थी, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले एंजाइम का नाम नाइट्रोजिनेज। तो हमने क्या किया, इसके अंदर PS2 एब्सेंट कर दिया, तो नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी पर पानी नहीं टूटेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो हेट्रोसिस्ट वो सेल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती नहीं है अब, क्योंकि उसमें हमने क्या एब्सेंट कर दिया, PS2 एब्सेंट कर दिया। PS2 क्यों एब्सेंट किया,
ऑक्सीजन ना बने, क्योंकि नाइट्रोजिनेस को क्या पसंद नहीं है? ऑक्सीजन पसंद नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो, क्लोरोफिल ए सब में है, साइनोबैक्टीरिया में भी है, डायटम में है, डाइनोफ्लैजिलेट यूग्लिनोइड्स में, और पूरे प्लांट किंगडम में। तो इसीलिए क्लोरोफिल ए को, क्योंकि रिएक्शन सेंटर है, इसलिए उसको यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। समझ आ रहा है? क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर है। बदल किसको रहे हैं? एंटीना को। क्लियर है? एल्गी में बदल रहे हैं। सही है। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है एंटीना, किसी को बताओ? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए के अलावा कोई और पिगमेंट किसी को बताओ? सुनो ध्यान से। एक होता है फाइकोसाइनिन, साइनिन ब्लू होता है, फाइकोसाइनिन, और एक होता है फाइको इरिथ्रिन। ठीक है? सही है। फाइको शब्द एल्गी के लिए आता है, साइनिन का मतलब ब्लू। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन आएगा क्लोरोफिल से, ब्लू आएगा साइनिन से। आ जाओ, लिख लिया सबने? ये टॉपिक बता रहे हैं बेटा आपको, क्रोमेटोग्राफी वाला। ये हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। टॉपिक का नाम डालो एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले बात को समझो तो आसानी से आ जाएगा आपको। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। सबसे पहले सुनो सब लोग, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्या है पूरी बात समझनी है आपने। इधर सुनो सारे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देखो, हमारे पास क्या होता है, लीफ में 4 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। मैंने ये लीफ लिया, इस लीफ को मैंने क्रश करके इसमें क्रश कर लिया। किसमें कर लिया? मोर्टार और पेस्टल। ये सेम चीज हम बायोमोलिक्यूल में यूज करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेके इसमें पीस लिया लीफ को। अब मेरे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? सेपरेशन टेक्निक होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक बार मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं, जिसको समझ आ जाए ठीक है, बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सुन लो ध्यान से क्या होता है। आप मान लो 4 दोस्त है, चारों की लैंड पर भागने की स्पीड सेम है, पानी में अलग अलग है। तो अगर मुझे चारों को अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो पानी में भगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये इसलिए समझा रहा हूं आपको कि हमने ये लीफ लिया, उसको पीस लिया, उसके बाद यहां पर नीचे एक सॉल्यूशन होता है। ये मैंने क्या किया, जो भी पिगमेंट था जो पीस के आया उसको यहां लगा दिया। अब ये जो डॉट लगा है ना, इसमें चारों पिगमेंट है, इसमें ऑल 4 पिगमेंट है, जो भी 4 पिगमेंट है। अब क्या होगा, ये जो मैंने पेपर ले रखा ना, ये वाला, ये पेपर है, इस पेपर में पानी राइज करेगा। ये जो लिक्विड है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये राइज करता है ऐसे। जब ये राइज करता है तो इसमें ये जो चारों पिगमेंट है, इनकी स्पीड अलग होने की वजह से हो सकता है क्लोरोफिल ए थोड़ा फास्ट भाग जाए, क्लोरोफिल बी थोड़ा नीचे रह जाए, बाकी कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और धीरे भागे। तो मैं इन चारों पिगमेंट को अलग कर सकता हूं। कैसे? इस कागज के ऊपर, कागज यहां है, इस कागज के ऊपर ये जो पेपर है मेरे पास, ये वाला, ये पेपर है बेटा, ये पेपर है। इस पेपर पर मेरे पास ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। जब ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो इन पिगमेंट्स को अपने साथ ऊपर लेकर जाएगा। जब साथ ऊपर लेकर जाएगा, नियम क्या है, इन पिगमेंट्स की गति, स्पीड इसमें अलग अलग है। तो जब वो अलग अलग दौड़ेंगे तो अलग आगे पीछे हो जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद मुझे दिखेगा कि क्लोरोफिल ए हो सकता ऊपर आ गया हो, क्लोरोफिल बी थोड़ा नीचे आ गया हो, कैरोटीन और नीचे आ गया हो, ज़ैंथोफिल हो सकता है और नीचे आ गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ हो गया हो तो पिगमेंट अलग हो गए। अब मैं क्या करूंगा, ये कागज के टुकड़े काटूंगा और उस टुकड़े को मैं पर्टिकुलर एक अलग टेस्ट ट्यूब में घोल दूंगा, उससे वो पिगमेंट अलग हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर क्रोमेटोग्राफी कर क्या रहा है, सिर्फ इतना पूछेगा, ये पिगमेंट की सेपरेशन टेक्निक है। ये पिगमेंट को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। कौन से पिगमेंट को? चारों। ठीक है। अब मेरे पास अलग अलग टेस्ट ट्यूब में पिगमेंट आ गए, इसमें क्लोरोफिल ए आ गया, इसमें क्लोरोफिल बी आ गया, इसमें कैरोटीन आ गया, ज़ैंथोफिल आ गया। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनेंगे। अब मैंने क्या किया, यहां से लाइट पास करी इसमें सब में, यहां से सब में लाइट पास करी ऐसे। और जब मैं बाहर लाइट निकाल रहा हूं, यहां से जो बाहर लाइट निकल रही है बेटा, वो अलग है। जो बाहर लाइट निकली वो हल्की सी अलग है। क्यों अलग है बता देता हूं। अब क्या होगा, लाइट पास करोगे, फिर यहां से लाइट बाहर निकलेगी,
अब हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास मान लो, ये पहले तो आपने क्या किया, पिगमेंट अलग किया, टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसका सिद्धांत ये है कि पिगमेंट एक अलग फेज में अलग स्पीड से दौड़ते हैं, उसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। फिर हमने उनको सेपरेट कर लिया अलग अलग ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में क्लोरोफिल ए है। आप यहां से व्हाइट लाइट डालो और बाहर जो वेवलेंथ निकलेगी वो व्हाइट से अलग है, क्योंकि कुछ वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा उसे हम कहते हैं कि इस पिगमेंट का एब्जॉर्ब करने वाली वेवलेंथ है। तो हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया। हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। सुनना ध्यान से, ऐसे इस ग्राफ में हमने क्या देखा, समझना। इस ग्राफ में हमने ये देखा कि यहां हमने वेवलेंथ लिख दी है, इधर लिख दिया है मैंने अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या लिख दिया है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, पिगमेंट। नीचे क्या लिख दिया है, वेवलेंथ। नीचे क्या लिख दिया है, वेवलेंथ। अब ये मैंने ग्राफ पहले भी बताया था आपको। यस, यहां पर मेरे पास ब्लू है, मेरी बात समझ में आ रही, यहां पर रेड है। तो मैंने ये देखा, ध्यान से सुनेंगे, मैंने ये देखा कि क्लोरोफिल ए जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है, क्लोरोफिल बी का ग्राफ इस तरीके का आ रहा है, ऐसा कुछ। उसके बाद मुझे कैरोटीन का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा, कैरोटीनॉइड का मतलब कैरोटीन ज़ेंथोफिल का। तो मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब चारों पिगमेंट को मैंने अलग कर लिया और चारों में मैंने व्हाइट लाइट डाली, तो जो एब्जॉर्ब होगी उसको छोड़ के बाकी बाहर आती है। उसके लिए एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है जो चेक करता है हमें क्या करना होता है। उस इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ क्या डालनी होती है, टेस्ट ट्यूब। उसने बता दिया। तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया जो अलग अलग पिगमेंट का है। इस वाले ग्राफ को, ये जो है ये मान लो क्लोरोफिल ए का है, ये किसका है, क्लोरोफिल बी का, ये किसका है, कैरोटीनॉइड का मतलब कैरोटीन और जेंथोफिल का। तो हमें यह समझ में आएगा कि क्लोरोफिल ए और बी ब्लू और रेड रीजन पे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और जो कैरोटीनॉइड है वो किसमें, येलो ऑरेंज वाले रीजन पे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये बात समझ में आ रही है, बोलो, ये बात समझ में आ रही है, ये ऐसा कुछ कह रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कैसे बनाया, पूरा प्रोसीजर समझ में आया सबको। सबसे पहले क्या अलग करेंगे, पिगमेंट। कैसे अलग करोगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। चारों पिगमेंट अलग कर लिए। अब उसमें क्या डाल रहे हो, लाइट डाल रहे हो। लाइट डालने के बाद जो बाहर आ गई लाइट वो देख, वो तो अलग है। जो एब्जॉर्ब होगी उसका क्या बना लिया हमने, ग्राफ। इस ग्राफ को क्या नाम दोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन मतलब किस पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है। ये क्लियर है। अब ऐसा ही एक और ग्राफ बनेगा, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन में क्या चीज आ जाएगी इस एक्सिस पर, ऑक्सीजन। क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, हम एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का ही ड्रॉ करते हैं मेनली। क्यों, नॉर्मली वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका ड्रॉ करते हैं, क्लोरोफिल ए का। क्या ड्रॉ करते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है, सही है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर वही है। एब्जॉर्प्शन ये सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ करिए जल्दी से, जल्दी करो बेटा। भाई ऐसे तुम एक्सप्रेशन दोगे जैसे मतलब तुम्हारी किडनी ले लियो, तो क्या फायदा होगा पढ़ने का, नहीं। सही है ना। अभी तुम लोग का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, नहीं बड़े बड़े काम करने हैं, बड़ा करप्शन कोई, है ना, स्कैम, है ना। हाँ, अभी बिहार में बहुत रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे लिए हैं काफी। ठीक है, हाँ, छोड़ना मत कुछ भी। हाँ, ह्यूमन है, हाँ ह्यूमन रिसोर्स है, सही है। ठीक है ना। जैसे अफ्रीका में होता था ना, पानी के जहाज में भर के अफ्रीका वालों को ले जाते थे, दूसरी कंट्री में बेचते थे, है ना। हाँ, ट्राइंगल बना रखा था, यहां से आदमी ले जा रहे हैं, वहां से मसाले ला रहे हैं, उस मसाले को लेके घोड़ा लेके आ रहे हैं, यूके वालों ने। नहीं, ये पता है किसी को, नहीं है। ये पता है हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं, ये नहीं पता।
असल में क्या होता है, एक जगह होती है जहां पर पानी रुक जाता है, पानी का जहाज चलता नहीं है बिल्कुल भी, और वो कई महीने खड़ा रहेगा। अगर हल्की हवा है बहुत, तो वो कम वजन को मूव कर सकती है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता था, जब कभी कोई फंस जाता था पानी का जहाज, तो पानी, वो जो घोड़े लेकर आते थे ना, वो खरीद के उनको पानी में फेंक देते थे। उससे वो हल्का हो जाता था और थोड़ा आगे बढ़ जाता था, नहीं तो वो सारे वहीं पे मर जाएंगे। ओशन बहुत बड़ा होता है, अगर बिल्कुल हवा रुक गई तो पानी का जहाज कई महीनों वहां खड़ा रहेगा, खाना पानी खत्म, सब मर जाएंगे। उसका एक तरीका होता है, वजन कम कर दो। तो उन्होंने क्या किया, जो घोड़ा वो खरीद के लाए थे, वो खरीद के कैसे लाए थे, वहां से स्लेब पकड़े, वो वहां दिए, वहां से घोड़े उठाए, लेके आ रहे, उनके कौन से घर का पैसा था, ठीक है। तो वो उसको वहां फेंक देते थे। अभी भी वहां उनकी बोन्स अवेलेबल है, उस जगह पर, उस लैटिट्यूड पर, पर्टिकुलर एरिया में अभी भी बोन्स है घोड़ों की, ठीक है। वो तभी मूव कर पाता था, नहीं तो वो कुछ महीनों के बाद वो खुद मर जाएंगे, हिलेगा नहीं ना बिल्कुल भी। तो घोड़ा तैर नहीं सकता भाई, चिंता ना करो, ठीक है। लिख लो, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। बस है। नहीं, अब नहीं, अब नहीं, पहले था वो, पहले था, अब नहीं है। पहले का है बेटा वो। हो गया, लिख लिया। लास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बताने दो, चलो लिख लो, जल्दी लिखो। एक्शन स्पेक्ट्रम बताने दो बेटा, लास्ट टॉपिक है, बस खत्म कर रहे हैं। इसके साथ का इसलिए बिना बताए नहीं छोड़ सकते। दो तीन पॉइंट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता चलने चाहिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, कैसे बनाया ग्राफ, ठीक है। पिगमेंट सेपरेट करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज करी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ये है कि अलग फेज में पिगमेंट्स की स्पीड अलग अलग है, इसलिए वो सेपरेट हो जाते हैं। सेम स्पीड से भागते तो नहीं अलग होते। और यहां फेज क्या है, उस उस कागज में पानी जो है लिक्विड, एक फेज है, ये फेज की तरह मूव कर रहा है, सही है। ये पानी जैसे होता है ना ब्लॉटिंग पेपर, उसमें पानी चढ़ता है ना, आपने देखा होगा, वैसा ही है ये, पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। पानी नहीं है सॉल्वेंट एक्चुअल में, एसीटोन वगैरह होता है। चले, लास्ट देख लो फटाफट से। बस भाई, तुम कितना खुश हो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। अभी तुम्हें कहानी पता नहीं है लग रहा है। जितने फर्स्ट ड्रॉप वाले हैं ना, खुश बहुत हैं, मजा आ रहा है। हाँ, सेकंड में भी मजा आ रहा है अभी। हाँ, मोटिवेशन मिला है दुखी होने के लिए, दुखी नहीं होना, ये मिला है मोटिवेशन। अच्छा, लो मोटिवेशन और लो। बेटा हम असाइनमेंट दे रहे हैं, वो कर लियो तू अब, जितना बता दिया। चलो जल्दी करो, फास्ट। लिख लिया, चलो एक्शन स्पेक्ट्रम देखो फटाफट से सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। लास्ट उसको टॉपिक आपस में जुड़ा हुआ है, बिना छोड़ उसको लिखे थोड़ी कराएंगे। इधर देखो बेटा, ये टॉपिक देख लो, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। एक्शन का क्या मतलब होता है, एक्शन का मतलब होता है वर्क, और उसका मतलब है फोटोसिंथेसिस। बेटा ऑब्जर्वेशंस देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज, सही है। मैंने ग्राफ बनाया था, देखो सारे बच्चे, ये ग्राफ बनाया है।
बोर्ड पे देखो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखनी है, बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जिसको जा भी सकते हैं पीछे से, ऐसा नहीं है। वो क्लास से नहीं जा रहे, कंपटीशन से जा रहे हैं। बाकी तो मैं सच बोलूंगा, खराब अपने आप लग जाएगी। इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो। O2 एब्जॉर्ब, है ना? ठीक है, ध्यान से सुनना। O2 मतलब वो रिलीज होगा ना, ऑक्सीजन का अमाउंट